अब सीधा आ जाते हैं एकदम बेसिक पे, ये सारे फोर्सेस हैं क्या, क्या झमेला है देखते हैं। तो अब पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझो। अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे, और वो गोला घूम रहा है, तो यहाँ से वो यहाँ की तरफ गया। तो ये तो सीधा है कि इतना तो समझ आता है कि अगर छोटा गोला है तो उसमें ये लेंथ भी छोटा होगा, और बड़े गोले में ये लेंथ बराबर होगा, चाहे दोनों में एंगल सेंटर से सेम कवर किया हो। इतना समझ आ रहा है? ठीक। और बड़ा गोला होगा तो उसमें और भी ज़्यादा ये होगा, इसकी लेंथ और भी ज़्यादा होगा। तो इतना तो समझ आ रहा है, जैसे जैसे गोला बढ़ेगा ये लेंथ बढ़ती जाएगी, चाहे सेम ही क्यों ना थीटा बीच में कवर किया हो। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से बैठा लो दिमाग में। अच्छा, अब मुझे ये लेंथ निकालनी है, कैसे निकलेगी? तो मान लो रेडियस है आर इंटू, सॉरी, मान लो आर इंटू डी थीटा, या और थीटा में भी कुछ भी लिख लो, आर इंटू थीटा इक्वल टू ये लेंथ हो गई, ये। इतना समझ आ गया? और यहाँ पे मान लो बहुत छोटा एंगल है तो हम डी थीटा लिख सकते हैं, और ये डी एल हो जाएगा, डी एल और ये डी थीटा। ठीक है। और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, सॉरी, बाई डी टी, और यहाँ पे डी एल बाई डी टी, मतलब तो डी एल बाई डी टी तो वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ जाएगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। इतना पहले बिठा लो दिमाग में। ओमेगा क्या है? कितना एंगल कवर किया पर सेकंड में, और v क्या है? कितना लेंथ कवर किया 1 सेकंड में या पर सेकंड। तो ओमेगा को हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड में भी लिख सकते हैं, और रिवॉल्यूशन में नहीं लिखना है तो एंगल के टर्म में लिख लो, इतने रेडियन पर सेकंड, जो भी है। ठीक है। ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर ओमेगा सेम भी है, सेम ओमेगा मतलब कोई भी कुछ चीज़ हम गोल गोल घुमा रहे हैं, मे बी कुछ भी हो सकता है, एक चक्री हो सकती है, कुछ भी सर्कुलर प्लेट हो सकती है, डिस्क हो सकती है, एनीथिंग। और आपने ध्यान दिया यहाँ का वेलोसिटी और यहाँ का वेलोसिटी दोनों में फ़र्क होगा, जबकि ओमेगा सेम है। ओमेगा तो सेम ही होगा ना भाई, इतने रिवॉल्यूशन घूम रहा है, पर क्योंकि आर, ये आर दोनों का अलग है, तो वेलोसिटी अलग अलग होगी, यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी अलग होगी। ठीक है, इतना समझ आ गया? ठीक है। अब फंडामेंटल पे चलते हैं। भाई हमें एक्सेलरेशन ये सब अभी बाद में आते हैं, अभी पहले ये समझो। ये मान लो सर्कुलर डिस्क है जो कि घूम रही है किसी ओमेगा से। ठीक है। अच्छा, हम थीटा कैसे निकाल सकते हैं? ओमेगा क्या था? डी थीटा बाई डी टी। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो सकता है, यानी कि थीटा बाई टी ओमेगा था, मतलब कितना एंगल पर टाइम में निकाला वो, या फिर यही तो था, डी थीटा बाई डी टी ओमेगा था। तो डी टी, ये डी टी इधर जाएगा, और फिर इंटीग्रेट कर लो या जो भी कह लो, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। इतना आई थिंक एज्यूम करता, इतना तो कॉमन सेंस होगा, तो ये लिख सकते हैं हम, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ठीक है। अब ठीक है, इतना समझ आ गया बस। अब तो आधी चीज़ें, 50% तो चीज़ें आई थिंक कवर हो गई हैं, मतलब यही मेन कंसेप्ट था। अभी ध्यान से देखो, अब ये मान लो ये डिस्क है, ये ऐसे घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, जैसा कि मान लिया कि झूला मान लो इसको,
और ये मान लो ग्राउंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम। आई हो गया इनर्शियल फ्रेम और ये आई डैश हो गया नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग फ्रेम कह सकते हैं इस केस में। अब यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई धागा, मान लो यहाँ से धागा बांध रखा है, उसको आपने धक्का दिया। अब ध्यान से देखो, ये धक्का दिया यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो सीधी थी, लेकिन या फिर कोई बाइक वाला ही मान लो जो कि यहाँ से घुमा के यहाँ ले गया इनिशियली तो उसने। अब ये देखो, ग्राउंड पे बैठे व्यक्ति के लिए, ये ग्राउंड पे कोई चीज़ ये रखी है, ग्राउंड पे है, एक है ग्राउंड पे इनर्शियल फ्रेम में। अब उसको आपने कुछ चीज़ धक्का दिया तो सीधा जाएगा ना, सीधा जाएगा। अच्छा, अब लेकिन इस डिस्क पे तो ये रखा था कुछ भी ऑब्जेक्ट, मान लो ग्राउंड के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। अब ये तो इधर गया है सीधा जाने की जगह, तो इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पहले इधर था, अभी ऐसे हो गया, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ है। और ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, इधर पे जब भी आएगा तो इधर रहेगा, ऐसे रहेगा, इधर पे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो हम रेफरेंस के लिए ये मान लेते हैं। तो शुरू में ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये टेढ़ा गया, तो कुछ तो फोर्स होगा ना जो इसको सीधा नहीं जाने दिया, इसको घुमा दिया है, कुछ किया। इसकी टेंडेंसी तो सीधे जाने की थी लेकिन घुमा दिया, तो इसका मतलब कुछ तो फोर्स कुछ हुआ है, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हुआ है, भले ही मैग्नीट्यूड में ना हुआ हो पर डायरेक्शन में तो हुआ है, कुछ तो मतलब यहाँ से लगा है। अब फिजिकली कोई फोर्स नहीं लगा कि यहाँ से कोई भाई हाथ लगा रहा है ऐसा कुछ, बट इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। तो यहाँ पे हम कह लो कि एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जो कि इसको जाने नहीं दे रहा। अब ये चीज़ इसके रेफरेंस से बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे बैठा व्यक्ति होगा उसको क्या दिखाई देगा कि भाई जाना सीधा था पर ये इधर कैसे चला गया, गोल गोल कैसे हुआ। तो इधर इसके रेफरेंस में क्या लगेगा, भाई कोई इमेजिनरी फोर्स इसको लग रहा है जो कि इसको जाने नहीं दे रहा, और इसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लो या सेंट्रीपिटल फोर्स कह लो। अच्छा, अब इस डिस्क पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या लगेगा, इस डिस्क पे मान लो ये बंदा बैठा है और ये डिस्क पे ये बंदा बैठा था, इधर बैठा था मान लो, और ये थोड़ी देर बाद इधर आ गया, ठीक है। अब सेम व्यक्ति इधर पे जो होगा वो तो आगे गया होगा, इधर पे होगा, कुछ धक्का मिला उसको, वो आगे गया होगा, मतलब जो आई मतलब नीचे ग्राउंड के रेफरेंस में वो तो आगे गया। डिस्क वाले को क्या लगेगा, भाई पहले तो हम दोनों साथ थे, अब ये दूर कैसे चला गया, दूर गया ना, पास नहीं है, अभी दूर चला गया। तो इसके रेफरेंस में क्या कैसे एक्सप्लेन करोगे कि इधर कैसे चला गया, रोटेटिंग फ्रेम में है, भाई कुछ फोर्स इस मतलब ये इस एक इमेजिनरी दुनिया मानो जहाँ पे गोल घूम रहा है, और इसने ऑब्जर्व किया कि पहले एक चीज़ थी जो इसके साथ थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों में एक गैप आ गया। तो ये बंदा कैसे एक्सप्लेन करेगा ये इधर कैसे गया, ये भी मानेगा भाई कुछ इमेजिनरी फोर्स लगा है इस पे, इसकी दुनिया में, या आई डैश जिसको हम कह रहे हैं रोटेटिंग फ्रेम, इसकी दुनिया में के हिसाब से इसके ऊपर एक फोर्स लगा है तभी है, और इसी को हम कह देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कि चीज़ों को बाहर धक्के देने की टेंडेंसी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है या लगता है जो भी है, जब हमारा ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम में हो तभी, ठीक है। अच्छा, और नहीं समझ आ रहा है तो इसको थोड़ा इजी में कह सकते, ऐसे समझो, यहाँ पे ये सूडो फोर्स आपने सुना होगा ना, कोई व्यक्ति है, यहाँ से एक्सेलरेशन है, इसको फिर पीछे की तरफ धक्का लगता है, तो हम मान लेते हैं कि इसके एक सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, जबकि एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं लग रहा। पर इसके रेफरेंस में कैसे समझाओगे कि ये चीज़ें दूर जा रही हैं इससे, कि हर एक चीज़ इसके रेफरेंस में
तो दूर जा रही है ना, इसकी दुनिया के हिसाब से देखो, इसको लगेगा हर चीज़ पीछे जा रही है, एक्सीलरेट हो रही है। वो कैसे हो रही है? वो बोलेगा कि भाई इन पे फोर्स लग रहा है। समझ गए? लेकिन इनके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये इस डब्बे पे फोर्स लग रहा है, मतलब ग्राउंड के रेफरेंस में देखोगे तो डब्बा आगे जा रहा है, तो भाई डब्बे पे आगे। लेकिन इसकी दुनिया के हिसाब से इन पे लग रहा है, तो इन पे लग रहा है, तो इस पे भी लग रहा है, पर वो फ्रिक्शन ने बैलेंस किया हुआ है। क्योंकि एक्सप्लेन कैसे करोगे? सब पे लग रहा है तो इस पे भी लग रहा होगा ना, पर वो बैलेंस हो रहा होगा किसी से। ठीक है, अब सेम ये जो यहाँ सूडो फोर्स था वो कुछ कुछ वैसा ही है। यहाँ पे ये चीज़ें दूर चली गई तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जैसा है, मतलब पहले दोनों पास थे, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो गया। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। तो अभी ये यहाँ पे था, अभी ये यहाँ पे आ गया। मान लो इन दोनों में एंगल हो गया थीटा, ये थीटा है। अब देखते हैं, ये सीधा है तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा ये बताओ। ये इधर था, इधर था ना, ये इधर था, इस डायरेक्शन में था, अभी इस डायरेक्शन में आ गया, तो ये एंगल कितना होगा? ध्यान से देखो, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना है? ये एंगल 90 डिग्री, और ये यहाँ से यहाँ थीटा की तरफ घूमा है। देखो ये ऐसे था, तो ये एंगल भी थीटा, ये आप मैथ्स कर लेना, ये थीटा आएगा। तो ये भी v है मैग्नीट्यूड में, ये भी v है, पर डायरेक्शन चेंज है। अब ये वेक्टर था, ये वेक्टर है, कितना चेंज हुआ है इन दोनों में? ये चेंज आया है। अब ये वैल्यू कैसे निकालोगे? ये मान लो दोनों क्योंकि v है, ये भी v है, ये भी v है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ये कैसे निकालोगे? ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ ही निकालनी है एक तरह से, तो v है, तो ये मैं बता देता हूँ, v ऐसे कर लो, मैथ्स कर लेना, नहीं तो मैं बता देता हूँ। v है v साइन थीटा बाई 2, v साइन थीटा बाई 2, तो ये v इंटू थीटा आएगा। मान लो ये थीटा बहुत छोटा, हम बहुत ही छोटे इंस्टांस के लिए निकाल रहे हैं कि अभी वेलोसिटी मतलब यहाँ पे थी और जस्ट यहाँ पे थोड़ी सी दूर बाद ही हम देखेंगे थोड़ा चेंज हो गया, तो ये डी थीटा होगा। तो ये एक्चुअल में जो डिफरेंस होगा ये कितना होगा? v डी थीटा। और मैं अब ये यहाँ से देखो, डी थीटा कितना हो गया? ओमेगा डी टी, v ओमेगा डी टी, ये चेंज इन वेलोसिटी हो गया, डेल्टा v। ठीक है, और इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दोगे तो ये एक्सेलेरेशन आ जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या आ गया? v ओमेगा। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अच्छा, और v क्या लिखा था? r इंटू ओमेगा, तो r इंटू ओमेगा लिख दो, और ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर r, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन इसकी होगी डेल्टा वी की, और डेल्टा वी की क्या डायरेक्शन है?
ये, और ये डायरेक्शन किधर आ रही है, ये इसके एक्चुअल में परपेंडिकुलर होगी टुवर्ड द सेंटर। ये हम प्रूव भी कर सकते हैं, नो इशू। ओके, अच्छा इसका एक और तरीका भी है, ये एक वन वे हो गया एक्सेलेरेशन निकालने का। दूसरा तरीका बताता हूँ। एक रैंडम कोऑर्डिनेट इसका ये होगा आर कोस थीटा आर साइन थीटा, ठीक है। तो आर वेक्टर क्या हो गया, कोई भी आर कोऑर्डिनेट का वेक्टर क्या हो गया, आर कोस थीटा क्या था, थीटा मतलब ओमेगा टी, ओमेगा टी आई कैप, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, और सिमिलरली जे कैप हो जाएगा आर साइन, जो भी है लिख लेना यार, ओमेगा टी, ये साइन थीटा है तो थीटा मतलब ओमेगा टी, और ये जे कैप। अब इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करो, डी आर बाई डी टी वो गया वेलोसिटी, वेलोसिटी कुछ आएगा, और फिर इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करो तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट देखो डायरेक्ट कर देते हैं। तो आर कोस का डिफ्रेंशिएशन साइन, और फिर अंदर का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा एक बार बाहर आएगा, और फिर कोस का हो गया साइन, और साइन का दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस, तो दोबारा से कोस आ जाएगा ओमेगा टी के साथ में, और वो एक ओमेगा और आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, और ये भी फिर सेम ऐसे ही होगा, और ये इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और ये आर और डायरेक्शन जहाँ से देख ही रहे हो, कोस ओमेगा आई टी एंड साइन ओमेगा जे, ये सेंटर की तरफ ही आता है, ये ठीक है, देख लो ना, ये कोऑर्डिनेट्स सेंटर की तरफ ही हैं रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने देख लिया कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब लगता है, जब हम इनर्शियल रेफरेंस में देखते हैं। इनर्शियल मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग या रेस्ट पे मान लो, इजी टू अंडरस्टैंड, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी पे। उस रेफरेंस में हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, भाई ऑब्जेक्ट तो सीधा जाना था, ये मुड़ क्यों गया। तो हम एक अजम्पशन या एजम्पशन नहीं, एक ये कह लो कि एक फिक्शनल फोर्स मान लेते हैं जो कि एक्चुअल में लग नहीं रहा, समझाने के लिए कि मुड़ा क्यों, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगा है। अच्छा सेम चीज़ सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोल देते हैं उसको, जब हम घूमने वाली चीज़ के ऊपर बैठ के देखते हैं, एक्चुअल में जब घूमने वाली चीज़ पे बैठ के देखोगे तो ये पार्टिकल तो कहीं गया ही नहीं ना, घूमता हुआ तो तब दिख रहा था जब आप नीचे बैठ के देख रहे थे, अच्छा ये घूम रहा है। पर आप खुद सोचो, गोल गोल घूमने वाले झूले पे जब आप खुद ही झूले बैठ जाते हो तो आपको चीज़ें घूमती नहीं दिखती, फिर आप ऐसे खुद ही बैठे दिखते हो, और फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो चीज़ पहले पास थी अब वो दूर कैसे चले गई। तो वो आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कि भाई उसको धक्का लग रहा है या वो बाहर जा रहा है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फ़र्क है। बट यहाँ पे ध्यान से देखा, जब चीज़ें आप घूमने वाले झूले पे बैठे तो आप वहाँ पे रेस्ट पे थे, तो ये उस टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल लग गया और वही चीज़ सेंट्रीपिटल आ गया, उसका फॉर्मूला ये आ गया। दो तरीके मैंने दिखा दिए, दोनों तरीके से डेरिवेशन, क्या तो ऐसे कर लो, क्या फिर दूसरा तरीका है ये वेलोसिटी का चेंज ओमेगा इंटू वी, ये करके वी डी थीटा और डी थीटा हो गया वी इंटू ओमेगा डी टी, और
वी इंटू ओमेगा, और वी हो गया आर थीटा, वी इक्वल टू गया आर ओमेगा, और आर ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर। दैट्स इट। अब रही बात कोरियोलिसिस फोर्स की, तो कोरियोलिसिस फोर्स कब लगता है? कोरियोलिसिस फोर्स तभी लगता है जब आप घूमते हुए, जो आप मान लो झूले पे घूम रहे थे, तो आप और एक और बंदा घूम रहा था, मान लो दोनों झूले पे घूम रहे हो। अब इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये तो रेस्ट पे ही है, घूमते हुए ऑब्जेक्ट पे चल नहीं रहा ना यहाँ पे कुछ भी। अब मानो आप घूम रहे हो, इसी घूमते हुए पे आपने एक बॉल फेंक दी इस साइड, यानी कि घूमते हुए रेफरेंस पे कोई चीज चल रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो v मान लेते। अब क्या है, इस v के या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो, ध्यान से देखो, फोर्सेस कौन कौन से लगे। सेंट्रीपिटल तो लगेगा ही, क्योंकि अभी क्योंकि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल कब लगता है? जब आप रोटेटरी रेफरेंस में बैठे होते हो तब लगता है, तो वो तो लगेगा ही। प्लस क्योंकि अब आपके पास वेलोसिटी है, और अब ध्यान से देखो, अगर मान लो ये वेलोसिटी पहले यहाँ पे थी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे था, फिर धीरे धीरे सेंटर के करीब आ गया, मतलब इसके और इसके बीच में सेंटर के पास ये है, लेकिन वेलोसिटी दोनों केस में सेम है। लेकिन आप ये जानते हैं कि दूर रहते हैं जब v इक्वल टू आर ओमेगा के हिसाब से वेलोसिटी ज़्यादा रहती है। आर ओमेगा के हिसाब से वेलोसिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन जब आप पास आते हैं तो वेलोसिटी कम होती है। लेकिन इस केस में वो वेलोसिटी यहाँ पे भी v है और यहाँ पे भी v है, यानी कि आप जाने थे कहीं और पे और पहुँच गए कहीं और, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी आ गई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, मैं इसको फिर कभी समझाऊंगा। अभी के लिए इतना ही। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं। अब एक सवाल, एक मान लो टर्न है, उसका कुछ रेडियस r है। अब यहाँ पे एक बाइक वाला है, बाइक वाला इधर से घुमा रहा है, इसका कुछ फ्रिक्शन होगा म्यू मान लो। अब आप आराम से निकाल सकते हो कि इस बाइक वाले के रेफरेंस में यहाँ पे इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, इधर नहीं, सॉरी डायरेक्शन, बाहर की तरफ, मतलब एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। और उसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन होगा। तो आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं, म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके रेफरेंस में अगर आप बात करते हैं। इससे फिर आप ऑप्टिमम म्यू जो भी सवाल है उसके हिसाब से निकलते हो, इस टाइप का सवाल आ सकता है। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है कि जरूरी नहीं है सर्कुलर ही दे, हो सकता है आपको कोई कर्व दे दे, पैराबोला टाइप का कुछ, कि भाई इसके थ्रू घूम रहा है, या कुछ भी हो सकता है। मे बी कोई बीड हो सकती है जो चल रही है, ये कुछ भी मान लो। अब ध्यान से देखो, अब बोलोगे भाई यहाँ पे क्या करें यार, ये तो अजीब सा है। अब देखो, हर एक पॉइंट पे एक कर्व बनेगा, मतलब कुछ एक कैसा भी कर्व हो, उसके छोटा सा पार्ट लेंगे, उसका एक कर्वेचर होगा। कर्वेचर होगा तो मतलब एक रेडियस भी होगा। हर एक के मतलब अलग अलग, इसमें आर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, घुमा फिरा के बात ये आर कंटिन्यूस। तो आप क्या करो, एक इक्वेशन जब लिखोगे, गो टू द फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल तो यही था, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर नहीं है। हाँ, ओमेगा स्क्वायर आर है, लेकिन आर यहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप आर निकालो। अब आर कैसे निकालोगे, ये कर्व है, तो आपको कर्वेचर का पता ही है ना, ये पढ़ा होगा, d2 y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये कर्वेचर होता है। और कर्वेचर होता है 1/,
आर, यहाँ से आर पता चल जाएगा, वो डिफरेंशियल आर एक वेरिएबल के फॉर्म में आएगा और वहाँ से निकाल लेना। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं। या फिर ऐसा हो सकता है बाइक का इंक्लाइनेशन कितना होगा, तो वो एम जी बराबर, एम जी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट कर देना यहाँ, और यहाँ पे फिर फ्रिक्शन विक्शन भी होगा, तो एम जी के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा होगा, तो वो सब आप देख सकते हो। तो एम जी के इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ऐसे इसके लॉन्ग बैलेंस कर लेना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के, तो ऐसे मल्टीपल। ठीक है, थैंक यू।